हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ टेंस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि हम लोग अभी पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने टेंस को पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी टेंस सीरीज को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज आया हूँ। तो आज हमारे जो टेंस का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी हम लोग टेंस की सीरीज में पास्ट टेंस को कवर कर लिए हैं। तो आज हमें छठवें की बात करनी है, यानी नंबर 6 की बात करनी है, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं क्या कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने टेंस के बारे में लिख रखा है, यानी कौन सा टेंस के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा हुआ है, यानी कि भूत जारी काल, यानी पास्ट का अर्थ भूत होता है, कॉन्टिन्यूस का जारी, और टेंस का मतलब काल है। तो यहाँ हमें बात करनी है भूत जारी काल के बारे में। मतलब ये हो गया कि बीते हुए समय में किसी भी कार्य के जारी रहने यानी चलते रहने की बात बताई जाएगी। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक बात और आपको विशेष बताना चाहूँगा कि जो कॉन्टिन्यूस होता है, इसका कई बार हमसे सेकेंड नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ द कॉन्टिन्यूस, यानी वो कॉन्टिन्यूस तो किसी का भी हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है और फ्यूचर का हो सकता है। तो मेन डिपेंड करता है मैं कॉन्टिन्यूस वर्ड पे। तो कॉन्टिन्यूस वर्ड को हम सेकेंड इसका नाम ले सकते हैं। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण होता है। और थर्ड की बात करें तो हम ले सकते हैं प्रोग्रेसिव। तो जी हाँ, मैं इम्परफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपूर्ण है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मतलब जारी है, तो कोई काम चल रहा है, पूरा तो हुआ नहीं है, इसलिए उसको हम इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। और रही बात प्रोग्रेसिव कहने की, तो प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रगतिशील, मतलब कोई काम चल रहा है। तो इन्हीं 3 नामों से हम इसको जानते हैं। यह विशेष चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी पहचान ही पूछी जाए, ज़रूरी नहीं कि इसके हेल्पिंग वर्ब भी पूछी जाए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें लगने वाले वर्ब को ही पूछा जाए। कई बार आपको चकमा देने के लिए, उलझाने के लिए ये नाम भी बदल के पूछ लेते हैं। तो ज़रूर याद रखेंगे फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा है, जैसे कि पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और वर्ब कौन सी लगेगी, और हम इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इन सब बातों को सीखने के लिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बिना देर करते हुए यहाँ पे आप देख चुके हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो लिखा ही है, मैंने इसका मतलब समझा दिया है। तो हाँ, यहाँ पे एक बात और आती है कि पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने बता रखा है पहचान 2 तरह से की जाती है। एक तो हम शब्दों के अनुसार कर लेते हैं, और दूसरा हमें भाव के अनुसार करना पड़ता है। तो शब्दों के अनुसार जो पहचान होती है वो तो बेहद आसान होती है, लेकिन भाव में थोड़ा हमें समझना पड़ता है। तो देखिए, शब्दों की पहचान यहाँ पे मैं बताता हूँ, और भाव की बातें थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सिंपल सी बात है, लिखा है रहा था, रही थी और रहे थे। ये तो देख के कोई भी समझ जाएगा कि रहा था, रही थी और रहे थे। यानी जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको मिलता है रहा था, रही थी और रहे थे मिल जाए, तो समझ जाइए कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे वाक्य में रहा था, रही थी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ऐसे स्थितियों में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा हुआ है, या के बाद दूसरी वाली परिभाषा मैंने दे रखी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्य का जारी रहना। कई बार ऐसा होता है कि रहा था, रही थी नहीं आएगा, लेकिन वहाँ कार्य का जारी रहना पाया गया, तो वह आपको कॉन्टिन्यूस में ही आएगा। तो इस विशेष बातों पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल अब देखते हैं दूसरी बात, हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर। ध्यान दीजिएगा, वाज वर। कई बार लोग इसे वेयर बोलते हैं, बट यू विल केयर, मतलब आपको केयर करना है कि वेयर नहीं वर कहना है। ये शुद्धतम यानी शुद्ध रूप से ये वर होता है, वेयर नहीं होता है। तो यानी वाज और वर। अब बात करेंगे हम थर्ड यानी वर्ब की। तो वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो अब बिना देर करते हुए अब हमें काम, जब ये सारी चीज़ें मालूम हो गई तो हमें ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले है। तो यहाँ पे देखिए, वह स्कूल जा रहा था। अरे भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, रहा था मिल गया ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से सीधे सीधे पहचान मैच कर जाती है, यानी मैच करेगी। और बीते हुए समय में काम चल रहा है,
तो फिर क्या करो, इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब ही जो होता है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सिंपल ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी वाज जो होता है वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और वर जो होता है वो किसके लिए होता है, मतलब प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसलिए आ जाएगा आपका वाज। ठीक है, ही वाज, ही मतलब वह, वाज मतलब था, कौन सा काम कर रहा था, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो सिंपल, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, कहाँ जा रहा था भैया, स्कूल जा रहा था। तो सीधे सीधे कह दीजिए ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो आपने बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन बना लिया, ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो बिना देर करते हुए आप ही इसका रूल बनाएंगे। रूल रटना नहीं होता है, रूल सीखने की चीज़ होती है। ऐसा कुछ करें कि रूल हमें खुद समझ आ जाए, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, वही लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिया और इसके बाद मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा एक एक्शन बना लीजिए, थोड़ा ये काम करता है, SNS और PNS। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि SNS का मतलब कई बार बताया गया है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और PNS का मतलब होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा यानी सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वाज। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, वर। समझ में आ रहा है बिल्कुल कि सिंगुलर हुआ तो वाज और प्लूरल हुआ तो वर लेना। ठीक है, अब दोनों के साथ क्या आता है, आपका आएगा वर्ब। वर्ब में हमने बता रखा है लगाना पड़ता है आपको आईएनजी, और आईएनजी की बात करें तो आएगा ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट की बात अगर कोई चीज़ आती है तो उसे हम कहते हैं ETC कहते हैं। यदि अगर यह नियम आपके पास है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। बस दो ही बात तो याद रखनी है, सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो वाज हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल हुआ सब्जेक्ट तो वर हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी तो लगाना बहुत आसान हो गया। तो चलिए बिना परेशान हुए हम आगे बढ़ते हैं और अगले टेंस पे मतलब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है ये, देखिए आप देख पा रहे हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी भी वाक्य को पढ़ना और ट्रांसलेट करने से पहले उसकी पहचान करना। तो यहाँ पे पहचान आप कर रहे हैं कि रहे थे, और सिंपल सी बात है यहाँ पहचान में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ भी आता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप समझ गए कि ये कॉन्टिन्यूअस का है नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, सीधे सीधे आप कहिए दे होती है। और दे कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी पड़ेगी, वर। सिंपल सी बात है, तो दे वर। अब बात आती है वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। कौन सा काम, खेलने का। तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। सिंपल आप यहाँ लिखिए प्ले। अब इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आईएनजी वाला फॉर्म चाहिए, तो सीधी सी बात है कि इसमें आईएनजी भी लगेगा, तो आप आईएनजी जोड़ लीजिए। देखिए दे वर प्लेइंग, अब क्या खेल रहा है, सिंपल सी बात है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप लिख दीजिए CRICKET यानी क्रिकेट। तो आप इसको ट्रांसलेशन बड़े आसानी ढंग से मतलब आसान तरीके से बना रखे हैं। देखिए दे वर प्लेइंग क्रिकेट, हिंदी बोलो, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो दोस्तों ये भी एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग अगले वाले एग्जाम्पल की बात करने चल रहे हैं। जो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए ये है आपके सामने, मोहन और सोहन अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो फिर से मैंने कहा कि जब भी कोई वाक्य पढ़ो तो सबसे पहले उसकी पहचान करो कि वो कौन सा टेंस का है, इसके बाद ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में पहुंचो। तो ये यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले देख लिए कि रहे थे है, तो भैया जब रहे थे है ना तो वो कॉन्टिन्यूअस है, वो भी कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पहचान तो कर लिया, अब ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मोहन और सोहन। ठीक है, तो आप बिना देर किए मोहन को मोहन लिखिए और की अंग्रेजी को एंड और सोहन का सोहन कर दीजिए। जी आपने सब्जेक्ट लिख लिया मोहन और सोहन। अब क्या कर रहे थे भैया, वो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये दो लोग हैं तो प्लूरल हुए। जब प्लूरल हुए तो इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वर।
अब देख लिया कि हमने वर्ब लगा लिया, तो क्या चाहिए आपको, वर्ब, और काम यहाँ पे कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी हुआ करती है, आपके को नॉलेज के लिए बताएं, रीड, और रीड है तो भैया आईएनजी भी तो लगेगा, तो इसमें क्या लगा दिए आपने, आईएनजी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए, मोहन एंड सोहन वर रीडिंग, अर्थात मोहन और सोहन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की अंग्रेजी क्या होती है, ये तो बहुत आसान है, इंग्लिश कहना, यानी इंग्लिश ही तो होती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कंप्लीट बन गया ट्रांसलेशन, मोहन एंड सोहन वर रीडिंग इंग्लिश, अर्थात मोहन और सोहन अंग्रेजी पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख गए हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको इसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसे लगती है, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत आसान तरीके से सीख लिए। तो बिना देर करते हुए हम लोग इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे, नहीं सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे, जिसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जी दोस्तों चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रोसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बिना देर के हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले से ही लिख रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भली बात ही कि मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। 4 सेंटेंसेस मैंने यूँ लिख दिया है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है हमारा क्या लग जाता है पहले हिंदी में, और एक जो होता है बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है क्योंकि मैं बताऊंगा, ऐसे भूल न पाएंगे आप। जैसे तो देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जो भूल नहीं पाएंगे आप। तो आइए चलते हैं हम आगे। सॉरी, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 सेंटेंस मीन्स मतलब एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो देख रहे हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल की हम बात करने चल रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ना, क्या वह स्कूल जा रहा था। पहला वाला वाक्य क्या है, क्या वह स्कूल जा रहा था। तो मैं आपसे बस एक चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, तो आपको ये एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि क्या को अगर मैं हाइड कर लूँ तो वो वाला वाक्य जो दिख रहा है ना, वो आप अफर्मेटिव में पढ़ चुके हैं और अभी अभी पढ़ा है बिना देर किए हुए। देखिए, वह स्कूल जा रहा था। तो मैं यही बता रहा हूँ बिल्कुल इसमें सिंपल कि जब हम अफर्मेटिव के हिंदी में क्या लगा करके उसका इंटरोगेटिव बना लेते हैं, तो उसके अंग्रेजी में भी थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको इंटरोगेटिव बनाया जा सकता है। तो वो क्या परिवर्तन होगा, आप मेरे साथ चलिए और देखिए। देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी क्या, अगर क्या से शुरुआत हो किसी भी वाक्य के, तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो आइए, यानी सब्जेक्ट कैसा आपका सिंगुलर है, तो आप देख रहे हैं ही होगा, और अगर सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज होगी। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ये देखें कि जब आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब कौन सी है यहाँ पे देखिए जरा, जाने की अंग्रेजी गो होती है, जिसमें आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। कहाँ जाना है, स्कूल, तो टू, और इसको आप भेज दीजिए स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल आपने आसान तरीके से बना लिया कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है और फिर वर्ब रखना है। तो आइए हम इतनी बातें रूल में कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने सबसे पहले क्या लिखी, सब मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखा, तो यहाँ आप कर लीजिए वाज, और दूसरा इसका पड़ोसी भाई है वर। अब इन दोनों को ऐसे करिए, ये हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात करने आया और ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने लिया है वर्ब, जिसमें आया है आपके लिए ये आईएनजी। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईटीसी। तो जी फ्रेंड, ये वाला आपके पास अगर रूल है तो ये कर दीजिए ईटीसी में, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रॉपर रूप से बना सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना,
वो एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो आइए मैं इसको आपको टेक्निकली तरीके से बता देता हूँ। टेक्निक लगाते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टेक्निक लगाते हैं। तो वो टेक्निक क्या है कि जैसे मैं पढ़ा कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरे माइंड में एक चीज़ समझ आई कि क्या वर्ड ना अलग से आया है। बाकी ये अगर इसे हम हाइड कर लें तो ये मिलेगा कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये चीज़ें तो यहाँ आपको पीछे मिल रही है ना, देखिए पूरा का पूरा है कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो आपको इतना टेंशन क्यों लेना है कि जब यहाँ पहले ही बना है तो आप करो ना, यहाँ पे मेरे साथ बना लो पूरा। तो जैसे देखो टोटल, मैं कहूँगा टोटल यहाँ पे आप लिख लो, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अफर्मेटिव में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, अभी अभी जल्दी बताया हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन एक बार ज़रा ध्यान से देखो ना कि जो अफर्मेटिव वाला वाक्य है ना उसमें क्या जोड़ दिया उसने। जब उसने कुछ परिवर्तन किया है ना, तो अंग्रेजी वाले कहता भाई मैं भी परिवर्तन करूंगा, तो अंग्रेजी वाला क्या कहेगा, वो कौन सा परिवर्तन करेगा। जब ये हिंदी में क्या लेकर आते हैं ना, तो अंग्रेजी वाला भी कहता भैया मैं हेल्पिंग वर्ब को ना पहले रख दूंगा, वो मेरा सरदार है, वही आपसे लड़ेगा। तो आप क्या करो, जब क्या है तो ये हिंदी में क्या आगे है ना, तो अंग्रेजी वाला हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएगा। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये है ना, तो इसको कर दो आगे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हो जाएगा वर। तो अच्छा एक बात बताओ कि एक सेंटेंस में क्या दो हेल्पिंग वर्ब आएगा, कभी नहीं आएगा। तो कौन सा जो पहले है वही सही है, दूसरे वाले को हटाना पड़ेगा। और वैसे भी इसी को तो आपने आगे लाया है, तो इसी को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो जब यहाँ से इसको हटा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे देखो ये तो बन गया मेरा, क्या बन गया है, इंटरोगेटिव। देखिए क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। समझ आ गया होगा कि एक छोटा सा परिवर्तन से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। हिंदी में क्या लगा दो और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, सिंपल सी बात। तो आइए बिना देर किए हुए हम तीसरे वाले सेंटेंस की बात करते हैं, जो आता है बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो बात करेंगे ऐसे, देखिए कैसे करते हैं। वह गाली क्यों दे रहा था। ठीक है भैया, वो पूछ रहा है ना कि वो गाली क्यों दे रहा था, तो क्यों को आप यूँ कर दो सीधे गोले में। ये मेरा पुराना मेथड के हिसाब से चलो, सीधे आप क्या कर दो उससे, जब भी बीच में कोई भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए तो तुम ऐसे गोला बना दो बस, ठीक है, और उसको मत पढ़ो। अब देखो वह गाली दे रहा था, साधारण हो गया, अफर्मेटिव ना। इसको प्रश्न ही बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्या लगा दो, ठीक है। अब क्या लगाने से एक बात समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब मुझे पहले चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए तो ठीक है, ले लो हेल्पिंग वर्ब पहले। वाज, सब्जेक्ट क्या ही। अब काम कौन सा कर रहा है, गाली देने का। तो भैया गाली देने की अंग्रेजी क्या होती है, एब्यूज होती है, ठीक है। आप एब्यूज लिख दो, एब्यूज। अब पता है कि रहा है तो आईएनजी भी आएगा, इसलिए आईएनजी जोड़ दो। तो देखो ये हो गया, वाज ही एब्यूजिंग। अभी अर्थ निकालोगे ना तो मिलेगा क्या हुआ, गाली दे रहा था, ठीक है, मिलने दो। अब क्या है, सिंपल सी बात है, वाज ही एब्यूजिंग, क्या हुआ, गाली दे रहा था। हाँ ठीक है, दे ही तो रहा था, लेकिन एक बात जरा देखो, मिलाओ जरा, क्या की वजह से आपने वाज लगाया, वह की अंग्रेजी ही है, गाली देने की अंग्रेजी एब्यूजिंग है। तो पूरे वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी अंग्रेजी छूट गई, गोला है ना भैया, गोला वाला छूट गया। और गोले वाले को पकड़ के लाना कहाँ है, सबसे पहले, इसीलिए तो उसको रिजर्व करके रखे थे, यानी उसको कहाँ लाएंगे पहले। और गोले में है क्या, क्यों, और अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो उसे उड़ा करके लाओ ना पहले, और यहाँ पे लिख दो उड़ा करके लाओ और पहले वाई। अब पूरा का पूरा पढ़ के दिखाओ, यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो भाई। अब ये क्या कोई नहीं, ये तो सिर्फ आपने मान रखा था। अब देखो जरा, वाई वॉज ही एब्यूजिंग, मतलब वह गाली क्यों दे रहा था, ठीक है, समझ आ गया। चलिए लास्ट हमारे पास एक एग्जांपल और है, हम उसकी बात कर लेते हैं। वे लोग कहाँ जा रहे थे, भैया जा रहे थे, पूछ लिया, वे लोग कहाँ जा रहे थे, तो रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। अब कहाँ है, तो इनको ये गोला कर दो क्योंकि ये प्रश्न बनाने आए हैं, डिस्टर्ब करने। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ को देखना नहीं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न बनाना है ना, तो ये सिंपल देखो, वे लोग कहाँ, मतलब वे लोग जा रहे थे।
अब ये अफर्मेटिव को प्रश्न बनाने का तरीका मैंने सिखाया, क्या लगा दो। ये क्या पहले इसलिए लगाता हूँ ना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाता है फिक्स करने के लिए कि भैया कोई रिस्क नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मुझे पहले चाहिए। क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट आपका वे लोग है ना, जब वे लोग सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी क्या, वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपके पास क्या है, दे। अब कौन सा काम कर रहे हैं भैया, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे गो लगाओ। और रहे हैं तो फिर इसी में क्या जोड़ दो आप, ING जोड़ दो। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर आप इतना कहोगे ना कि वर दे गोइंग, वर दे गोइंग कहोगे तो अर्थ निकलेगा कि क्या वे लोग जा रहे थे। लेकिन अच्छा एक चीज़ मिलाओ जरा, क्या के लिए आप लोगों ने क्या कर लिया, वर लगाया, और वे लोग के लिए आप लोग दे लगा लिया, और जा रहे थे इसलिए गोइंग लगा लिया। कौन सा ऐसा शब्द है जो छूट गया, गोला वाला। और गोले में क्या है, कहाँ। तो भैया गोले में जो है ना उसका स्थान सबसे पहले आता है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। अब जरा पढ़ के दिखाओ, ये क्या हटा लो, ये तो सिर्फ ऐसे था फॉर्मेटली। वेयर वर दे गोइंग, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, वेयर वर दे। तो जी फ्रेंड, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आप बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो इसी आसान भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी तीसरे और चौथे सेंटेंस की बात करूँगा, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। हाय फ्रेंड, जस्ट हम लोग चल रहे हैं आगे बात करने। जैसे कि अभी हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रोसेस को आगे लेते हुए मैं अब तीसरे सेंटेंस की बात करने चल रहा हूँ, यानी निगेटिव सेंटेंस की, कि कैसे हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं निगेटिव सेंटेंस लिखा हूँ। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं वाली बातें होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने बताया किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले उसकी पहचान कर लेना जरूरी होता है कि वो किस टेंस में आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही रहा था है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, तो इसकी पहचान हो गई। और नहीं है तो निगेटिव है, तो पहचान पूरी हो गई। टेंस का कंटिन्यूअस है और नहीं है तो निगेटिव है। तो ट्रांसलेट करिए, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से रटा ही है क्योंकि अभी भी पढ़ा है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर क्या आएगा, वाज। ठीक है, अब बात आती है कि देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब भी हिंदी में कभी भी नहीं हो ना, तो ये उसका स्थान होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है। तो नहीं का स्थान क्या है, इंग्लिश तो नॉट होती है। तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। कहाँ आता है, याद रखिए, अगर हिंदी में नहीं है तो अंग्रेजी में नॉट सही है, लेकिन वो रखा कहाँ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने नॉट लगाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ही वाज नॉट। अब कौन सा काम कर रहा है, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका ING। ठीक है, इसमें आपका ये आ जाएगा ING। अब कहाँ जाने की बात कर रहा है, स्कूल जाने की बात कर रहा है, तो इसलिए आप क्या हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्कूल। ठीक है, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड आपने कंप्लीट कर लिया होगा, इसको पूरे तरीके से बनाना सीख लिया कि वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ रूल की, तो सबसे पहले हमने कौन सा काम किया, सब्जेक्ट लिया। और सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये SEN और ये हो जाएगा आपका PNS। अगर ये SN है तो सिंगुलर नंबर की बात करेगा, और PNS है तो वो प्लूरल नंबर की बात करेगा। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर नंबर के साथ आप लगाएंगे वाज, और प्लूरल नंबर के साथ आप लगाने वाले हैं वर, और दोनों के साथ आएगा आपका NOT मतलब नॉट। अब नॉट के बाद अगर बात करें तो वो आएगा वर्ब में ING, और इसके बाद अगर बात करें तो आपने लिया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद बात करें तो ETC। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रूल समझ गए, खुद ही बनाया ना, किसी से तो मांगा तो है नहीं। तो ज़रा देखो, यानी कि आप लोग पहले
एग्जाम्पल बना लिए। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करनी है, ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं हम लोग। तो वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक आपने सुना कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये एक वाक्य है। तो वाक्य में सबसे पहली बात है कि उसकी पहचान करना। पहचान मैंने कर लिया है कि ये रहे थे, ठीक है। अब बात आती है, देखिए इसमें नहीं आया, तो नहीं क्या है आपको देखने को मिलेगा, निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाओगे, यानी हेल्पिंग वर्ब आपके लिए लगेगा वर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब वर हो गया, तो आपको फिर क्या चाहिए, ज़रूरत है नॉट की। तो आप यहाँ पे NOT, ठीक है, नॉट। दे वर नॉट, वे नहीं थे, क्या नहीं थे, खेल नहीं रहे थे। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है। तो आप यहाँ सिंपली क्या ले लोगे, यहाँ पे आप ले लोगे प्ले। अब जिसमें हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, ING, क्या जोड़ेंगे, ING, क्योंकि रहे हैं, ठीक है। तो दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे, क्या नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे भैया CRICKET, मतलब क्रिकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बन के तैयार। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बिल्कुल आपने सही बना लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। तो अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करने चल रहे हैं। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, मोहन और सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। भैया नहीं पढ़ रहे थे तो नहीं पढ़ रहे थे, हमसे क्या, हमको तो बस उसको ट्रांसलेट करना है ना। तो सब जब हमारे पास एक वाक्य आए ना, तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम है कि उसे पहचानो कि वो क्या है, मतलब कौन से टेंस में, और पहचानो उसे, जानो, तब जाके ट्रांसलेट करो ना। तो देखो यहाँ पे हमने देखा सिंपल रहे थे, तो जब भी मिल रहा है ना भैया रहे थे, तो समझ जाओ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही बात वो करने वाला है। और जब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पकड़ लिया, तो वाक्य का नेचर पकड़ो भैया, नहीं, नहीं मतलब निगेटिव, किस में आ गया, तो वाक्य को पूरी तरह आपने पहचाना कि ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और सेंटेंस है आपका निगेटिव। अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। तो मोहन और सोहन, हमारे पास सब्जेक्ट कौन है भैया, मोहन और सोहन, तो सीधे लिखिए मोहन। और की अंग्रेजी क्या है, एंड, और यहाँ हो जाएगा ये आपका सोहन। तो आपने लिख लिया है मोहन एंड सोहन। तो भैया जब 2 लोग होंगे ना, तो वो प्लूरल में आएगा, किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वर। अब बात करना है, देखिए इसमें नहीं, तो हिंदी वाक्य में अगर नहीं आए तो इंग्लिश वाक्य में नॉट होता है सही, याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी ये हो गया आपका NOT, मतलब नॉट। मोहन एंड सोहन वर नॉट, मोहन और सोहन नहीं थे, क्या नहीं थे, पढ़ नहीं रहे थे, मन बढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे थे तो नहीं पढ़ रहे थे, हमको तो ट्रांसलेशन करना है सिर्फ। देखो जरा यहाँ पे नॉट हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या है, रीडिंग, यानी पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और इसमें हमने जोड़ दिया ING, तो ये हो गया रीडिंग। तो मोहन एंड सोहन वर नॉट रीडिंग, मोहन और सोहन नहीं पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे भैया, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, डर लग रही थी उन लोगों को। बट आप मत डरना कभी, ठीक है, मैं आ गया हूँ सिखाने आपको। ये नहीं, देखो ये हो गया आपका इंग्लिश, डरना नहीं है बिल्कुल, इंग्लिश आसान है, डरना बिल्कुल नहीं है। जरा देखिए इसको पढ़िए, मोहन एंड सोहन वर नॉट रीडिंग इंग्लिश, मोहन और सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। इसका ट्रांसलेशन आपने खुद कर लिया, और भी आसान भाषा में एक तरीके से कहा जाए तो ईजी वे, ठीक है। तो अब आप इसको निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिए हैं, तो बिना देर किए हुए हम 4th वाले की बात करेंगे, जिसका नाम होता है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। तो बेहद आसान भाषा में मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बस एक टेक्निक और एक ट्रिक से सिखा दूंगा इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस को बनाना। तो बेहद है, लेकिन आप उससे पहले निगेटिव सेंटेंस को पूरी समझ के साथ रखिए, क्योंकि अगर निगेटिव सेंटेंस आपको समझ आया है तो इंट्रोनिगेटिव कुछ भी नहीं है, इंट्रोनिगेटिव कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे यदि आपको निगेटिव सेंटेंस अगर भली भांति आता है, तो उसमें थोड़े से परिवर्तन कर देने से
वो इंट्रोनिगेटिव में बदल जाएगा। तो आइए चलिए मेरे साथ सीखिए कि वह छोटा सा परिवर्तन क्या है जिसको कर देने से निगेटिव सेंटेंस इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। तो आइए दोस्तों मेरे साथ देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इंट्रो को अगर हाइड करो तो क्या है, निगेटिव ही तो है, तो निगेटिव ही है ना, तो थोड़ा सा ही परिवर्तन तो है। पढ़ के जरा देखो, क्या हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि अगर क्या वाले को हटा दे तो पीछे का जो है ना वो अभी अभी हमने सीख लिया। जैसे देखिए क्या नहीं दिख रहा, तो जब नहीं दिख रहा तो यहाँ दिख रहा वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो देखिए पीछे यहाँ भी है कि वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो वह स्कूल नहीं जा रहा था का पूरा ट्रांसलेशन आपने किया है, तो क्या को हाइड करके पूरा का पूरा लिख दीजिए। मैं सिखा रहा हूँ टेक्निक। अब देखिए यहाँ पे ही वॉच नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अभी ये मार्क ना लगाए, ठीक। देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हिंदी में देखिए वह स्कूल नहीं जा रहा है, निगेटिव जैसा है, उसमें आपने क्या जोड़ लिया, हिंदी में क्या, तो अंग्रेजी में क्या कर देना है। मैंने कई बार बताया है कि आपको जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो ना, तो वो क्या मांगता है, हेल्पिंग वर्ब कहता है मुझे पहले दे दो। क्या दे दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले दे दो। तो आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है ना, तो उसको कह दो भाई तुम पहले चलो, क्योंकि हिंदी वाले ने क्या लेकर के आया है और तुम ही उससे लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये लड़ने को तैयार है और इसको कर दो आगे वाज। जब ये यहाँ है तो यहाँ कैसे रहेगा, ये की है ना, तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपना लगा लीजिए और पढ़ लीजिए, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो जी फ्रेंड टेक्निक क्या थी, हिंदी में क्या लगाओ और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो। किससे, निगेटिव, मतलब निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो रूल बना लीजिए। रूल में देखिए सबसे पहले आपने लिया है वाज और दूसरे नंबर पे आता है वर, और दोनों को ऐसे कर लीजिए। ये हो गया आपका एसएन, ये हो गया आपका पीएनएस। इसके बाद आपने लिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लिया हुआ है नॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ब। वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है ईटीसी, ठीक है। अगर फ्रेंड ये वाला नियम आपके पास है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस को बेहद आसान भाषा में बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक अगले वाले एग्जाम्पल की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब मैं इसको आपको यहाँ से सिखाने वाला हूँ, इस वाले सेंटेंस से ज़रा देखिएगा। इधर एक बार मेरे साथ आइए, देखिए वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अंग्रेजी बना है दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलिए हिंदी से हिंदी मिलाइए। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या जोड़ दिया गया है, क्या शब्द जोड़ दिया गया, तो ये निगेटिव से इंटरनिगेटिव बन गया। तो अंग्रेजी में देखो क्या करना, अंग्रेजी में सिर्फ क्या मांगा जाता है कि अगर क्या शब्द पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना चाहिए, पहले कर देना चाहिए। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। तो इसी वाले को क्या करिए, वर को आप आगे कर लीजिए, ठीक है। आप वर को आगे कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जरा देखो, अगर आप इस वर को आप यहाँ रख दिए तो पीछे क्या आएगा, दे, ठीक है। अब दे आ गया, इसमें मत देखो, दे आ गया। अब दे के बाद देखो क्या कुछ बचा था, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सीधा जोड़ दो, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए मैं बार बार आपसे एक चीज़ बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निगेटिव सेंटेंस अगर है आपके पास तो हिंदी में आप क्या जोड़ देंगे तो वो इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और अंग्रेजी वाले वाक्य में जो निगेटिव सेंटेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख दीजिए तो आपका इंट्रोनिगेटिव बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक। देखिए वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमने वहाँ क्या जोड़ दिया तो वो बन गया, ये था निगेटिव और वो बन गया इंट्रोनिगेटिव। इंग्लिश वाले में ज़रा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और वहाँ पर क्या है,
वर, यानी वर को पहले ला दिए, वर दे नॉट प्ले क्रिकेट। तो बिल्कुल ये एक टेक्निक सी होती है, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अरे भैया जो दिख रहा है सीधे सीधे वही करें। अब ज़रा देखो एक चीज़ है कि प्रश्नवाचक के दो तरीके होते हैं, एक तो क्या पहले आता है और एक बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है। तो कब क्यों कहाँ वाले को देखते हैं, ठीक है। वह तुम्हें कलम क्यों नहीं दे रहा था, अरे भैया वो नहीं दे रहा था, कुछ रहा होगा उसका जिद, तो कोई बात नहीं। वह तुम्हें कलम क्यों नहीं दे रहा था, प्रश्न जैसे दिखे ना बीच में वैसे ही उसको कह दो चलो भैया तुम गोले में आ जाओ। किस में? गोले में। अब बात आती है कि वह तुम्हें कलम क्यों नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा जब प्रश्न है तो यहाँ पे आप क्या लगाना मत भूलना, ठीक है। और इस क्या से आपको कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस ये चीज़ है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले ना लें। तो जब भी क्या शब्द दिख जाए तो समझो कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख जाए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह की अंग्रेजी क्या है, तो वह सिंगुलर है इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। तो देखिए वाज ही, वह काम क्या कर रहा था, कलम नहीं दे रहा था, यानी देने के काम। देने की अंग्रेजी क्या होती है, गिव, ठीक है। तो नहीं, पहले नहीं है तो नहीं जोड़ लीजिए, ठीक है, नॉट। अब फिर क्या नहीं दे रहा था भैया, तो देने की अंग्रेजी क्या होती है, गिव। अब जिसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी। अब ये कह रहा है कि वाज ही नॉट गिविंग, वह नहीं दे रहा था, क्या नहीं दे रहा था, कलम नहीं दे रहा था। तो कलम की अंग्रेजी क्या होती है, पेन। किसको दे रहा था भैया, तुम्हें, तो ये हो जाएगा टू यू, क्या कर देंगे, टू यू कर लीजिए, ठीक है। वाज ही नॉट गिविंग, वाज ही नॉट गिविंग अ पेन, एक नहीं है फिर भी कहते वाज ही नॉट गिविंग अ पेन टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब जरा मिलाओ चल के कि सारी चीज़ों की अंग्रेजी है क्या। तो यानी क्या के लिए हमने क्या लिया, वाज, वह की अंग्रेजी ही, और नहीं का नॉट, देने का गिव, और कलम का पेन है, तुम्हें का यू है, ठीक है। सब तो मिल गया, लेकिन एक शब्द ऐसा है ना जो छूट रहा है। वो कौन सा छूट रहा है, क्यों। तो क्यों इसलिए छूट रहा है क्योंकि उसको आना है, उसकी सीट रिजर्व है। बीच में जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो अपनी सीट को रिजर्व करके आता है, वो सीट होती है सबसे पहले। तो यानी क्यों की अंग्रेजी यूँ लिख दीजिए, WHY, और पढ़ के दिखा दीजिए, आपका ट्रांसलेशन सही हो गया कि वाई वाज ही नॉट गिविंग अ पेन टू यू, ठीक है। अब ये हो जाएगा, हटा दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि कोई वीडियो में कोई भी आपको कमी नज़र आती है या जो कुछ भी समझ आता है, जितना भी आप इसमें समझ पाते हैं, अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी, कुछ ख़राब लगता है तो भी, आप कमेंट बॉक्स में डालना उसे ना भूलें। यानी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं, ताकि अच्छाई है तो भी और कमियां हैं तो भी। अच्छाई को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कुछ कमी नज़र आती है तो उसे लिखना ना भूलें, ताकि उस कमी को इम्प्रूव करके मैं और भी अच्छी वीडियो आपके सामने दे सकूं, ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके और मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो डेफिनेट है कि जब अच्छा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छा ही करता जाऊंगा, और मैं अच्छा करूंगा तो आपको अच्छा नॉलेज मिल सकेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे और एक दूसरे का हेल्प करेंगे, यानी कोऑपरेट करेंगे, तो चीज़ें अच्छी होंगी डेफिनेटली। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, और वॉच करने के बाद जो भी आपको उसमें कमी दिखेगी आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना नहीं भूलेंगे। तो जी फ्रेंड, तो देखते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में यहीं तक है। तो मैं ये बोलूँगा कि यदि अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि हम लोग एक बड़ी टीम में कन्वर्ट हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।